फ्री की फाइट और इसमें कौन राइट है और चुनाव जीतने के लिए क्या मुफ्त के दाव को सही माना जा सकता है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर सवाल पूछा केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से कि क्या वो जो अनाज दे रहे हैं मुफ्त का वो फ्रीबीज में आता है या नहीं आता है। साथ ही रोजगार की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जब मैं सीएम बनूंगा तो इस वादे को जरूर पूरा करूंगा, ये बात भी उनके द्वारा कही गई। केंद्र सरकार के विकल्प की बात उन्होंने कही और साथ ही उन्होंने ये कहा कि बिहार को बदनाम करने की साजिश की जाती है, बिहार को बदनाम किया जाता है जब बीजेपी ये कहती है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा जो फ्रीबीज को लेकर इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है। तीन बातें उसमें उन्होंने कही हैं। एक तो सवाल उठाया कि जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है वो क्या है। दूसरा उन्होंने कहा क्या जनता को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलनी चाहिए। तीसरा जो अहम पॉइंट उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को तो बहुत कुछ फ्री दे रही है, ऐसे में जनता को कैसे इससे वंचित रखा जा सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पूरा इंटरव्यू हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आएंगे शाम 6 बजे। देखना ना भूलेगा आप जी न्यूज पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जी न्यूज पर। सभी मुद्दे जो इस वक्त भारतीय राजनीति में छाए हुए हैं, चाहे वो 2024 के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर उठ रहे हों, क्या बिहार की ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, ये देखते हुए कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जो है वो बार बार रिलायबिलिटी को लेकर सवाल उठा रही है, उनकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठा रही है, तो उसे लेकर तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं, किस तरह से जेडीयू और आरजेडी इस सरकार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार के लिए क्या काम करेंगे, और साथ ही जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग के आरोप जो लगते रहे हैं विपक्ष द्वारा, उस पर आरजेडी की राय क्या है, तेजस्वी यादव की पार्टी की राय क्या है, वो भी आप डिटेल में इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जी न्यूज पर 6 बजे देख पाएंगे। अब से करीब 40 मिनट का और इंतजार और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जी न्यूज पर आपके सामने होगा। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हम लौटेंगे जो फ्री बीज को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है उसी पर एक बार फिर से बात करेंगे। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, तौसीफ अहमद खान टीएमसी का पक्ष रखने के लिए और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ मेरे सहयोगी अरविंद भी जो सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे वो भी हैं। सबसे पहले मैं अरविंद से ही, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं अरविंद, वो आप हमारे दर्शकों को सरल स्पष्ट भाषा में बताइए, क्योंकि जितना मैंने देखा और पढ़ा और आप उसमें और ऐड कीजिएगा या करेक्शंस कीजिएगा, सीजेआई द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि एक बैलेंस, एक संतुलन की जरूरत है। किसके बीच? एक तरफ इकोनॉमी को लॉसेस ना हो, नुकसान ना हो, और दूसरी तरफ जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, इन दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल अदिति, चीफ जस्टिस का यही कहना था कि एक तरफ जनता के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजना हो और दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था को घाटा हो रहा है तो इन दोनों के बीच एक संतुलन कायम करने की जरूरत है। उनका यह भी कहना था कि मुफ्तखोरी की योजनाओं को और इसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम को अलग अलग कर देखने की जरूरत है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उनका यह कहना था कि जनता के कल्याण का जरिया सिर्फ मुफ्तखोरी की योजनाएं नहीं हो सकती और अगर ऐसा हुआ तो ये विनाश की ओर ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक तबका है जिसको यह लगता है कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट है और ऐसे में इस तरह की मुफ्त की सुविधाओं पर उसका अधिकार है। एक दूसरा तबका है जो कि टैक्स पे करता है और उसको लगता है कि अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो उसका जो पैसा है वो देश के विकास के लिए लगना चाहिए, इस तरह की योजनाओं में नहीं लगना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक ऐसी कमेटी के गठन पर विचार कर रहे हैं जो दोनों पक्षों की बात को सुने और उसके बाद अपनी राय दे। कोर्ट उसने ये कहा कि दो दूसरे देशों के उदाहरण है वो हमारे सामने है, उसे देख करके लगता है कि एक आर्थिक अनुशासन की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बैलेंस की जरूरत है सोशल वेलफेयर स्कीम में और अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है उसके घाटे को देखते हुए। अरविंद बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स का इस्तेमाल किया। आर्थिक अनुशासन, क्या पॉलिटिकल पार्टीज वो करने में सक्षम है? क्या जो वोटों की राजनीति है वो आर्थिक अनुशासन पर हावी नहीं हो जाती है? ये वो सवाल है जिन पर हम आज ताल ठोकेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है, लेकिन जल्दी से आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच इस फ्री बीज की पॉलिटिक्स पर किस तरह से वार पलटवार हुआ है, देखिए। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे।
देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे, ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। देश के अंदर यह रेफरेंडम कराया जाए, क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो। जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? इस देश के अंदर एक रेफरेंडम होना चाहिए। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जनता को फ्री की सुविधाएं देने से देश को नुकसान होगा, फिर सरकार का काम क्या है? अगर जनता को जितना टैक्स लेती है उससे जनता को ही सुविधाएं नहीं देंगे और सारी सुविधाएं अपने दोस्तों को देंगे, ये तो धोखा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह वार पलटवार हुआ है, पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत ज्यादा सियासत हो रही है और इस पूरी सियासत को समझाने की भी आज कोशिश रहेगी और जो सियासत से जुड़े सवाल है वो भी हम उठाएंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से हमारे साथ है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अभी थोड़ी देर पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे हमारे साथ और अभी आपने अरविंद केजरीवाल को भी सुना। 3 बातें तेजस्वी यादव ने कही, उन्होंने पूछा और मैं उन तीनों बातों को एक एक कर आपके सामने रखूंगी। उन्होंने कहा आप मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं? अगर आपको फ्रीबीज की पॉलिटिक्स से इतनी दिक्कत है तो आप मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं? देखिए, यहां बिल्कुल स्पष्ट बात है, यह आज से नहीं, यह हजारों साल की हमारी भारतीय परंपरा है जहां पर जिस व्यक्ति के लिए आवश्यक है उसे सब कुछ मुहैया कराया जाता है। मैं पूरी विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं, सिर्फ आपने मंदिरों में भंडारे चलते देखे हैं, परंपरा है, गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा, दुनिया में और किसी दूसरे धर्म संस्कृति में मुफ्त का देने की परंपरा नहीं। परंतु किसको? जो गरीब है, जो आवश्यक है। तो हम 80 करोड़ को दे रहे हैं ना, 130 करोड़ के देश में, वो 80 करोड़ जिसको आवश्यकता है दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे जी सबको दे देंगे। याद करिए राहुल गांधी जी ने क्या बोला था, 72,000 रुपए यानी 6,000 रुपया महीना देंगे सबको। अब आप ये बताइए 6,000 रुपए महीना सबको दे सकते हैं क्या? अब बताइए आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, पंजाब उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, वहां पे क्या कहा कि हर महिला को 1,000 रुपए देंगे। अरे भाई, जो जिसको जरूरतमंद है दीजिए, जरूरतमंद के लिए तो हमारे समाज की हजारों साल की परंपरा है, परंतु सबको देंगे यह कहने का क्या औचित्य है? दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, दिल्ली में इनकी सरकार। अब यह बताइए, दिल्ली में देश के किसी भी स्थल के मुकाबले महिलाओं की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है जी, सबको फ्री में चलने देंगे, हर महिला को फ्री में मेट्रो, फ्री में बस में चलने देंगे। अब अगर आप इस प्रकार की बात करेंगे तो ये एक स्टेज है। देखिए, ये एक संकेत इसलिए है कि अगर आप इस पे रोकते नहीं हैं तो एक कहावत है अपने यहां, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अन्यथा कल के दिन कोई आके ये कह देगा 72,000 क्या, हम तो 1 लाख रुपया महीना सबको देंगे। और बहुत से लोग अशिक्षा के कारण उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि हर आदमी के पास 1 लाख आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अब आपने जो बात रखी है, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप जरूरतमंद और सबको कोई चीज मुफ्त या फैसिलिटी मुफ्त देने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं, ये आप ड्रॉ करते हैं। सौरभ भारद्वाज, एक लाइन और कह दूं, एक लाइन और कह दूं जी, बोलिए। एक लाइन और कह दूं जी, एक लाइन और। इसके विपरीत मैं तो यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां तो प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद यह कहा था जो सक्षम है, समृद्ध है, अगर हो सके तो गैस सब्सिडी छोड़ दें, और किसी को कोई बाध्य नहीं किया था, लोगों ने छोड़ा। क्योंकि हमारे यहां तो परंपरा है ना कि जरूरतमंद को देना है और यदि जो समृद्ध है वो देता है, इसीलिए हमारे यहां परंपरा थी। हम तो इसीलिए कह रहे हैं आवश्यक वस्तु को दे, आयुष्मान भारत में सबको वो भी दे रहे हैं। इसलिए बस ये डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि क्या कल्याणकारी राज्य है और क्या राजनीति है। ठीक है, सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं जिसे जरूरत हो उसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समृद्ध तो देगा, वो लेगा थोड़ी। नहीं, मुझे लगता है कि इनकी गलतफहमी है और इस देश के लोगों को ये गाली दे रहे हैं कि जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग भी मुफ्त का राशन लेते हैं। मुझे लगता है कि देश की सच्चाई से बिल्कुल वाकिफ नहीं है।
ऐसा कोई आदमी हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगा, और अगर होगा तो मुझे लगता है कि इनको एक गलतफहमी है कि जिसके घर के अंदर अच्छा पैसा आता है और वो राशन की लंबी लाइन के अंदर लग के 4 किलो चावल लेगा और 2 किलो आटा लेगा। कोई ऐसा आदमी नहीं है और कोई इतना बेशर्म भी नहीं है। इनकी गलतफहमी है। समस्या ये है इनको ये लगता है कि अगर हम वेलफेयर स्कीम्स देश के अंदर चलाएंगे तो अमीर लोग भी ले लेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि अमीर लोगों को कोई वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर सरकारी स्कूल के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है तो ऐसा नहीं हुआ कि प्राइवेट स्कूल बंद हो गए और लोग प्राइवेट स्कूलों में जाना ही बंद कर दिया। हाँ, मगर एक तबका था जो मजबूरी में प्राइवेट स्कूल जा रहा था और वो चाहता था कि उसके बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले, और उन्होंने अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा। उनके बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और उनके लिए दिल्ली में वर्ल्ड क्लास शिक्षा मुफ्त रहे। उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, मुफ्त जो टेस्ट है वो उनके लिए रहे। और एक गरीब आदमी को जीवन यापन के लिए अगर 20,000 लीटर महीने का पानी देना पड़ता है तो इसकी वजह से ये नहीं हुआ कि पूरी दिल्ली के अंदर मुफ्त पानी हो गया। ये इनकी गलतफहमी है। कोठियों के अंदर और महंगी सोसाइटियों के अंदर आज भी 20,000 लीटर से ज्यादा खपत है उन लोगों की। वो लोग उसका पैसा देते हैं, मगर जो गरीब परिवार है, सामान्य वर्ग का परिवार है, जिसका परिवार सोचता है कि भाई मैं अगर 20,000 लीटर के अंदर अपने आप को समेट लूंगा, मेरा आज 600 रुपए महीना बच जाएगा, तो उसके 600 रुपए बच रहे हैं। वो पैसा अपने बच्चों के पालन पोषण पे खर्च कर पा रहा है, उन बच्चों के लिए वर्दी खरीद पा रहा है, उन बच्चों को कपड़े दिला पा रहा है, उन बच्चों के ट्यूशन लगा पा रहा है। मगर आज सवाल ये आ गया, मेरे बहुत बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे ज्ञानी आदमी हैं, उनका ये मानना है कि देश के लोगों को तो पैसे की जरूरत नहीं है, देश के लोगों को तो वेलफेयर की स्कीम की जरूरत नहीं है, मगर जरूरत किनको है? जो अरबपति, खरबपति, उद्योगपति नहीं, सौरभ भारद्वाज, एक सेकंड, ये एक पॉलिटिकल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे 20 सेकंड्स में, सौरभ भारद्वाज, ये डिस्कशन जो है जनता की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके हिसाब से फ्री की सुविधाएं कौन डिजर्व करता है? मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ, कोई पैमाना होगा ना इसका? प्लीज 20 सेकंड्स में बता दीजिएगा मुझे। देखिए, आज का भारतवासी इतना स्वाभिमानी है कि अदिति जी कि वो ही आदमी फ्री की सुविधा लेता है जिसको जरूरत होती है। कोई अमीर आदमी के पास इतना वो नहीं है कि वो जो है फ्री की राशन की लाइन में लग के। तो वो लाइन क्या है जिससे आप ये डिफाइन करते हैं कि हम इसे फ्री की सुविधा देंगे? आप वो लाइन बताइए। ये लाइन ये है कि अगर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं, उसके लिए लाइन क्या है? अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 25% पे ले आए, उसकी लाइन क्या है? देश को 5 लाख सवाल के बदले सवाल कर रहे हैं, चीज से हो गया। नहीं, आप सवाल के बदले सवाल कर रहे हैं। इस देश में ये आप दे दिया। नहीं सर, आप सवाल के बदले सवाल कर रहे हैं। और जहां तक रहा सब्सिडी छोड़ने की बात, तो इस देश में तो कई नेता ऐसे हैं और रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, और दर्शक समझ भी रहे होंगे, जिन्होंने नहीं छोड़ी थी। नहीं, तो राजनीति में एक लाइन तो आप ड्रॉ करेंगे ना सर, क्योंकि इस देश की एक आर्थिक हालत का भी सवाल है ना, जिसका जिक्र देश की सर्वोच्च अदालत ने किया। यही सवाल मैं सुधांशु जी से भी पूछ रही हूँ। एक सेकंड, अब आप जवाब ले लीजिए। आप पूंजीपतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं सौरभ भारद्वाज, जवाब ले लीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने भी पूछा था। ये सवाल आम आदमी पार्टी बार बार पूछती आई है, ये उनके हमले का मेन बेस रहा है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों को फ्री चीजें देती है, उन्हें लीनियंसी देती है, उन्हें राहत देती है, तो फिर आम जनता को अगर आम आदमी पार्टी इस तरह की राहतों का ऐलान करती है तो दिक्कत क्या है? इनकी कोर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है, इस पर जवाब। बिल्कुल बताता हूं। देखिए, पूंजीपतियों में जिसने भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कार्रवाई तो सिर्फ हमारे जमाने में हुई ना। सौरभ जी बता दें, हमारी सरकार आने से पहले एक केस छोड़िए, एक लेटर भी लिखा गया हो, चाहे ललित मोदी, चाहे विजय माल्या, चाहे मेहुल चोस्की के खिलाफ? अरे भाई, केस हुए हमारे जमाने में, ईडी का केस दर्ज हुआ, हमने ब्रिटेन में जाके वहां की सरकार से लड़ाई लड़ी और उनके खिलाफ आर्गुमेंट किया, उनकी संपत्तियां भारत में जब्त की। और इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए
कि 10 लाख करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए। किसी का पैसा माफ नहीं किया गया है। यह बात वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर बोली है। और यदि आपको आपत्ति है तो अवमानना का नोटिस लेके आइए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पार्लियामेंट में, पर वहां नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहां बोलना आसान है। वो वास्तविकता में क्या, मैं दर्शकों को भी स्पष्ट कर देता हूं। जैसे विजय माल्या की जो संपत्तियां हैं वो जब्त कर ली गई। अब जब तक वो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड की अदालत से हमारे हाथ में नहीं आएगा, तब तक उसको वो अकाउंट जो विदेश में है उनसे तो हम पैसा नहीं निकाल सकते। तो जो हमारी लेनदारी है उसके ऊपर वो राइट ऑफ कि मतलब वो फिलहाल एक ऐसे अकाउंट में डाली गई जिसे हम इमीडिएटली नहीं निकाल सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं हुआ माफ कर दिया गया। जिस दिन निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और भारत सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि विदेशों के खातों से भी उनका पैसा निकाल सकेंगे, हम ले आएंगे। अब उसको ये कह रहे माफ कर दिया तो ऐसा होता है इसे व्यक्ति देने की स्थिति में मगर माफ कर दिया। यही जो दुष्प्रचार है यह गलत है। और सौरभ जी ने एक बात अच्छी कही, अरे जरूरतमंद को देने में तो ना हमारे विचार में मतभेद है ना इनके विचार में मतभेद है। मगर मेरी इस बात का उत्तर नहीं दिया कि आपके पास दिल्ली, पूरे उत्तर भारत के 2 सबसे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरे उत्तर भारत में सबसे आर्थिक दृष्टि से सक्षम राज्य हैं। और वहां आप कहते हैं ठीक है, रक्षाबंधन के दिन समझ में आता है कि सभी महिलाओं को मुफ्त में कर दिया जाए, क्योंकि एक दिन के लिए आप इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सबको फ्री में चलने देंगे जी, हर महिला को 1000 रुपए देंगे। भाई पंजाब जैसे राज्य में औचित्य क्या है ये कहने का। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं आज आपको ठीक लग रहा, कल के दिन को 10,000 रुपए महीना देंगे। अब बताइए उसके लिए क्या स्थिति होगी। इसीलिए डेमोक्रेसी के लिए कहा गया कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपुल, बट विच टाइप ऑफ रूल ऑफ द पीपुल, रूल ऑफ द इंटरेस्ट और रूल ऑफ द डिजायर। यानी लोकतंत्र जो है वो जनता के हित का शासन है, पर जनता के हित के लिए या जनता के मन में आप जिसे कहते हैं मार्केटिंग की व्यवस्था क्रिएट करें कि इस प्रकार की चीज की एक आवश्यकता, इसे एडा थ्योरी कहते हैं, उसको क्रिएट करें। और फिर जो एक प्रतिस्पर्धा शुरू होगी कि भाई राहुल गांधी ने कहा 6,000 रुपए महीना देंगे, कल के दिन आम आदमी पार्टी कहेगी 10,000 रुपया महीना देंगे। तो आप यह भी सोचें कि उसकी व्यवस्था कहां से आएगी। और मैं अंत में एक बात कहता हूं, ठीक है, एक देश बताइए दुनिया में जो ताकतवर आर्थिक समृद्धि बन गया हो, जिसने अपने मेजॉरिटी लोगों को मुफ्त के ऊपर डिपेंडेंट रखा हो ना, सबको रोजगार, स्वरोजगार, जैसे हमने मुद्रा योजना और अन्य योजनाएं शुरू की, उनको स्वावलंबी बना के आर्थिक महाशक्ति बना है। चाहे अमेरिका बना हो या उभरता हुआ चाइना हो या मध्यकालीन यूरोप हो। आप फ्री की रेवड़ियां बांटकर सत्ता में तो आप लंबे समय तक कुछ समय रह सकते हैं, परंतु आप जनता का वास्तविक कल्याण नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि जनता का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। सुधांशु जी, इस पर इनकी एक दलील ये भी है कि अगर सरप्लस में जा रहा बजट तो वो जनता का पैसा है, जनता को दिया जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन पहले आप जो सवाल उठा रहे थे उसका जवाब सौरभ भारद्वाज आपको देना है। जो सवाल मैंने भी आपसे पूछा था, लाइन कहां है, बैलेंस कैसे आएगा, ये तय कैसे किया जाएगा कि किसे जरूरत है और किसे जरूरत नहीं है। सर देखिए अदिति जी, पहली बात तो इन्होंने एनपीए के ऊपर जो बात को घुमाया है, इनको लगता है कि जनता बेवकूफ है। इन्हें नहीं पता कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते से लगभग ऑल्टरनेट डे पे अखबारों के अंदर ये बड़ी बड़ी न्यूज रिपोर्टिंग हो रही है कि मोदी जी के शासन के अंदर, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, यूपीए की बात नहीं कर रहा, मोदी जी के शासन के अंदर करीब 10 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने एनपीए राइट ऑफ कर दिया। मैं एनपीए समझा देता हूं, ये विजय माल्या और ललित मोदी का एनपीए नहीं है, ये अंबानी, अदानी और उस तरीके के बड़े बड़े उद्योगपतियों का वो है जो लोन उन्होंने अपने काम धंधे के लिए सरकारी बैंकों से लिया और उस काम धंधे को डुबो दिया। और उस काम धंधे को डुबोने के बाद जो पैसा उन्होंने सरकारी बैंकों से लिया, जो पैसा मेरा, आपका, गरीब लोगों का, छोटे दुकानदारों का पैसा जो सरकारी बैंकों में, एसबीआई जैसे बैंकों में था, वो कर्ज सरकार ने राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। यानी कि अब उन्हें वो कर्ज वापस नहीं लौटाना। अब मैं ये पूछता हूं, अगर किसी आदमी की कंपनी डूब गई, उसकी फैक्ट्री जो है खत्म हो गई, वो बैंकरप्ट हो गया, तो वो आदमी अमीर कैसे होता जा रहा है? उसको तो बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। वो बड़े बड़े उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, वो सब तो दुनिया के सबसे बड़े मतलब कि अमीर लोगों की लिस्ट में जा रहे हैं। और जो लोगों का बैंकों के अंदर से पैसा जो उन्होंने उधार लिया, उसको मोदी जी ने जवाब ले लीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं हम उन पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहे जो देश से बाहर बैठे हैं, हम उन पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं जिनका शुमार दुनिया के रईस लोगों में होता है। देखिए मैं उद्योगपतियों की बात पे उत्तर देता हूं। सौरभ जी एक भद्र व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने यह बात पूरी
ईमानदारी से कही थी कि सदन में वित्त मंत्री का बयान है, लाइए ना विशेषाधिकार का नोटिस, अगर आपको लगता है कि माफ किया है। यही अंतर है। आज सदन में आप नहीं बोल सकते क्योंकि माफ शब्द नहीं है, यह माफ का यहां पे प्रचार है। अब मैं दूसरा बताता हूं। आप तो कह रहे हैं अंबानी अडानी, ये बताइए, ये अंबानी अडानी 2014 से पहले क्या करोल बाग में खोमचा लगाते थे क्या? जो 2014 नहीं, पहले कांग्रेस ही उनकी मदद करते थे। अडानी की वेल्थ में सबसे नहीं, मैं अभी मैं आपको बता रहा हूं जनाब। अरे अब 2011 में अडानी भारत के सबसे अमीर आदमियों में शुमार हुए। सबसे ज्यादा अगर उनकी वेल्थ में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है तो 2011 के वर्ष में उनकी वेल्थ 100% से ऊपर हुई थी। अब मैं दूसरा बता रहा हूं, ये बताइए 8 सालों में कितनी वेल्थ बढ़ी है उनकी? 77। देखिए, मैं आपको डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूं मान्यवर। अब अगर ऐसे मैं कहूं तो आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, क्या कौन कौन लोगों को राज्यसभा दिए भाई? ये योगदान वालों को, उनकी वेल्थ तो नहीं बढ़ाई हमने, उनकी वेल्थ तो नहीं बढ़ाई हमने, उनकी वेल्थ तो नहीं बढ़ाई हमने। नहीं तो वो जनता को सबको समझ में आता है साहब कि अगर आपने किया है तो इतने बड़े दानवीर आप भी नहीं हैं। अब आपका भी चरित्र लोगों के सामने। मैं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा था, मैं पूरी बात अंबानी की बता दूं। अंबानी आज से बने क्या? याद करिए 70s के दशक में जब बॉम्बे डाइंग का कपड़ा होता था, उसके बाद पॉलिस्टर रेयान बनाने का एक्सक्लूसिव कॉपीराइट उस जमाने मिला जब भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था। 80 के दशक में विमल का कपड़ा, फिर रिलायंस 80 के दशक में, 90 के दशक में बढ़ते हुई मुकेश अंबानी तो 2000 के दशक में आते आते दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार हो गए थे। और उस जमाने में इतनी फैक्ट्रियां आके लगी। आज आप ऐसे कहते जैसे हमारे जमाने में सब कुछ हुआ आके। यह जो दुष्प्रचार है, मैं यह भी कहना चाहता हूं, दुनिया के अन्य देशों में जिस प्रकार का वातावरण इन्होंने बनाने का प्रयास किया, जिस जमाने में ये आंदोलन हुए यूपीए सरकार के आखिरी दिनों में, मैं दर्शकों से यह भी कहता हूं जरा जाके चेक कर लीजिए कितनी कंपनियां जो भारत आने वाली थी विदेश चली गई। और अंतर क्या पड़ता है? हमारे आने से पहले हम मोबाइल हम सब यूज करते हैं। 2014 से पहले मोबाइल का कंज्यूमर भारत में, एक लाइन बोल दूं, दुनिया में नंबर 2 का कंज्यूमर था। यानी चाइना के बाद सबसे ज्यादा हमारे यहां उपभोक्ता थे। पर फैक्ट्री हमारे यहां केवल 2 थी, अब 200 है। तो वो भारत में पैसा बच रहा है ना, भारत के लोगों को रोजगार भी मिल रहा, हमारा पैसा भी बच रहा है। पर उस समय के वातावरण आप ऐसे बनाइए कि साहब हम टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा रखेंगे, तब 200 कंपनियां आके यहां पे लगाएंगी, 200 फैक्ट्रियां हैं बनेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं जनता के बीच में इन बातों को ईमानदारी और दृढ़ता के साथ रखिए तो सारी बातें एकदम स्पष्ट होंगी। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट में यहां पर लूंगी डॉक्टर अजीज खान आपका, क्योंकि यहां पर जो पूरी डिबेट हो रही है और ये टेक्निकलिटीज में जा रही है, और यहां पर जब दर्शक इस पूरी डिस्कशन को देख रहे हैं तो मैं ये भी चाहूंगी कि जब यहां ये डिस्कशन आप देख रहे हैं तो आप इस फर्क को समझें। खासतौर पर जब लोन की बात की जा रही है तो लोन वेवर में क्या फर्क होता है और लोन राइट ऑफ होने में क्या फर्क होता है, ये फर्क भी आपको समझ आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, टेक्निकलिटीज में जाए बिना मैं आपसे आपकी पार्टी का स्टैंड फ्रीबीज को लेकर, क्योंकि कुल मिलाकर अगर इंडिया की सियासत पर, देश की सियासत पर नजर डालें तो फ्रीबीज का इस्तेमाल तो वोट साधने के लिए हुआ है। लैपटॉप तो आपने भी बांटे हैं, साइकिलें आपने भी बांटी हैं। जी बिल्कुल बांटी है और बांटना भी चाहिए। 2-3 बातें अभी सुधांशु जी बड़ी गर्मजोशी से सारी बातें रख रहे थे, बहुत विद्वान शख्स है। आपने कहा राइट ऑफ और लोन को राइट ऑफ करने में और इन सब में क्या अंतर है? वही अंतर है कि अपने मित्रों का, अरे सुनिए ना मेरी, नहीं सर, अब जब आप फर्क बता रहे थे तो फिर पूरा फर्क बताइए। 10 लाख करोड़ जब एनपीए हो जाता है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अपने साथियों का माफ कर देते हैं, वही राइट ऑफ होता है। सुनिए आप, देखिए बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इनको सूट करता है जो चीजें, जो नैरेटिव वही क्रिएट करते हैं जो। चलिए आप ये बताइए कितना नहीं सर, आज मैं इस पे थोड़ा सा फैक्ट्स पे डिबेट करूंगी। नहीं, आप मुझे बताइए, आप आरोप लगा रहे हैं ना, हाँ फैक्ट पे बात कीजिए मुझसे। मुझे आप बताइए कि कितना आपके हिसाब से लोन वेवर मिला या लोन राइट ऑफ हुआ, पहले आप ये बताइए मुझे। और सुधांशु जी से मैं आज जवाब दिलवाऊंगी, जो बातें आज आप उठाएंगे सवाल सुधांशु जी से जवाब दिलवाऊंगी। लेकिन मुझे बताइए कितना लोन वेवर और कितना लोन राइट ऑफ। अब पहले बोलने तो दें आप, मुझे मौका दें। सर मुद्दे पर रहिए ना, बोलने के लिए बुलाया लेकिन मुद्दे के लिए बुलाया। मुद्दे से हटूंगा। हाँ बिल्कुल, मुद्दे से मत हटिएगा। देखिए पहली बात तो ये जान लें कि इन्होंने जब वायदा किया, हालांकि ये वादा जितना भी करते हैं वो सब झूठा वादा करते हैं। इन्होंने जब कहा 14 के पहले 15 लाख रुपए सभी के खाते में हम देंगे, लोगों को गुमराह किया, क्या वो आ गए 15 लाख रुपए? नहीं आए। इन्होंने कहा अभी ये फ्री का राशन दे रहे थे, और ये भी सुनिए
राशन दे रहे तो दूसरी तरफ वसूली की नोटिस दे रहे हैं। अभी वसूली की नोटिस भी दे रहे हैं लोगों को। देखिए, इनके फ्री देने में और जनता को सुविधा देने में, हालांकि जनता का वो हक है, अधिकार है, जनता टैक्स देती है, और अगर जो टैक्स देती है अगर वो वाकई में जरूरतमंद है तो उसे मिलना चाहिए, पहली बात। लेकिन हम गैस चूल्हा मुफ्त देंगे, एक तरफ मुफ्त दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसको दूसरी तरफ से वसूल रहे हैं। देखिए इनकी पॉलिसी देखिए कि जनता को कैसे ये गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब हम कोई स्कीम ही नहीं निकालते। अरे स्कीम तो ये देखिए ना, एक तरफ इन्होंने कहा किसान सम्मान निधि 2000 रुपया हम देंगे, 6000 रुपया पूरे साल में देंगे, वायदा किया, लेकिन एक तरफ तो देने का वायदा किया, वोट ले लिया, और दूसरी तरफ क्या किया, थोड़े से किसानों को दे दिया, बाकी किसानों को नहीं दिया। देखिए एक बात आप समझिए, ये देते किसको है? ये अपने मित्रों को देते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या, एक लंबी फहरिस्त है। वो जब पैसा लेकर के गरीबों का, हमारे और आपका जो टैक्स है, जो हम टैक्स भरते हैं, वो पैसा हमारा और आपका जो है, वो जब वो लोग लेकर चले जाते हैं तो कहते साहब उनको हम पकड़ के ला रहे हैं, उनकी संपत्ति हम जब्त कर रहे हैं, इन्हीं के देख रेख में वो लोग बाहर जाते हैं, तब ये कुछ नहीं करते। लेकिन जब गरीबों को कुछ देने की बात आती है, मैं कह रहा हूं भाई, गरीबों का क्या अधिकार नहीं है कि स्वास्थ्य शिक्षा मुफ्त होना चाहिए? क्या जो अस्पताल है, जो हमारी डॉक्टर अजीज खान, करीब 2 मिनट आप बोले सर। नहीं डॉक्टर अजीज खान, आप 2 मिनट बोले और आपने एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज किए। मैंने आपसे पूछे, ही बता दीजिए लोन वेवर और लोन राइट ऑफ कितने का हुआ? आपने नहीं बताया सर, आपने नहीं बताया। अरे मैं आ रहा हूं ना। हाँ, अभी आप 2 मिनट बाद अगर आप मुद्दे पर आएंगे सर, तो आप डिबेट में आए सर, भाषण के लिए नहीं आए, पहली बात। तो आप आइए, 30 सेकंड्स हैं, आप बताइए, मैं इस पर जवाब लूंगी सुधांशु त्रिवेदी से। नहीं, आपको नीरव मोदी, ललित मोदी, सब मोदी याद है, आप बताइए ना सर। मुझे पता है अब आप मुझसे आर्ग्यू करेंगे, अब आप मुझसे आर्ग्यू करेंगे, करिए मुझसे आर्ग्यू। मैं आप इंतजार करते हैं, तभी आपको याद आता है जवाब की। सवाल ये था, कोई बात नहीं, 30 सेकंड्स और दे रही हूँ। लोन वेवर और लोन राइट ऑफ को लेकर क्या आंकड़ा है आपके पास, बताइए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ध्यान से सुनिएगा, जवाब आपको देना है, सुनाइए। आंकड़ा यही है कि आज देश का जो नौजवान है वो चौराहे पर, ये लोन वेवर है, ये आपके हिसाब से लोन राइट ऑफ है? तो बेच दी। ये आपके हिसाब से किस कैटेगरी में आता है? लोन वेवर है ये, लोन वेव ऑफ है? सर मुद्दे पर आइएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा, 3 मिनट जाया कर चुके हैं दर्शकों का, 3 मिनट जाया कर चुके हैं। कोर्ट में कहा जाता है कि एक इकोनॉमिक डिसिप्लिन की बात होनी चाहिए। सर कम से कम टाइम के डिसिप्लिन का तो सम्मान कर लीजिए सर। आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि इकोनॉमिक डिसिप्लिन आप लोग लेकर आएंगे, और आप सवाल कुछ पूछते हैं और काउंटर क्वेश्चन आपके पास जवाब नहीं है। सर यही सियासत की प्रॉब्लम है, आरोप लगाने हैं और उसके बाद भूल जाना है, क्योंकि पलटकर कोई काउंटर क्वेश्चन करता नहीं। अभी तक आपने बताया नहीं मुझे, लास्ट 10 सेकंड से आपके पास लोन वेवर और लोन राइट ऑफ का आंकड़ा आपके पास क्या है? नहीं, लोन वेवर और लोन राइट ऑफ का आंकड़ा क्या है आपके पास? कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास, कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कोई बात नहीं सर, हो गया, आपको मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत दर्शकों का वक्त जाया हुआ। प्लीज आप डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं उस कोर क्वेश्चन पर आती हूं जो इस पूरी बहस का कोर क्वेश्चन है सर। आप जाहिर तौर पर डॉक्टर अजीज खान ने जो कहा उसका जवाब देना चाह रहे होंगे सर, लेकिन यहां पर सवाल उठ रहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं और फ्रीबीज में आप किस तरह से डिस्टिंक्शन करेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं पहले एक और बात स्पष्ट कर दूं, ये लोन वेवर और राइट ऑफ क्या होता है, मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे किसानों का कर्जा जब सरकार माफ करती है, तो मानिए किसी किसान पे 1 लाख कर्जा था, अब वो कर्जा माफ, अब उसे जिंदगी में कभी वापस नहीं करना है वो कर्जा, वो सरकार ने अपने खाते में ले लिया। लोन राइट ऑफ क्या होता है, जैसे हम में से आपने मान लीजिए किसी ने 20-25 लाख रुपए लोन लिया मकान बनाने के लिए, अब मान लीजिए 10 साल का लोन था तो 2-2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष उसको देना था। अब मान लीजिए कोविड काल में ऐसी परिस्थिति बनी कि आपने कहा कि साहब अभी 2 साल हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे और इसको हम आगे करेंगे, तो उन 2 साल का जो 5 लाख रुपया है वो उस बैंक के अकाउंट्स में, चूंकि उस साल उसको नहीं मिलना है, यद्यपि उसके अकाउंट्स में खड़ा हुआ है, तो वो राइट ऑफ की कैटेगरी में आ जाएगा कि भाई इस अगले वर्ष में ये 5 लाख रुपया नहीं मिलना है हमको, या अगले 2 वर्षों तक ये 2.5 लाख रुपया नहीं मिलना है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको वो लोन अब नहीं चुकाना है, वो माफी नहीं हुई है, वो ये हुआ है कि आगे जैसे ही परिस्थिति बेहतर होगी तब वह पैसा देना पड़ेगा। ये अंतर होता है राइट ऑफ में, चूंकि बैंक को यह पता रहे कि वो आपके अकाउंट में दिख रहा पर वो पैसा आना नहीं, इसलिए उसको राइट ऑफ की कैटेगरी में किया जाता है। और वो, अब मैं इस पे आता हूं, अरे भाई आप अशांति से, मान्यवर अजीज खान जी, अब मैं आपसे पूछूं, अब राजनीतिक बात करें तो आपने एक यूपी विकास परिषद बनाई थी जब मुलायम सिंह जी थे, मैं किसको रखा था भाई? ये मुंबई के उद्योगपतियों को रखा था,
कि ये बताइए लखनऊ के चिकन उद्योग बनाने वाले या भदोही के दरी बनाने वाले या मुरादाबाद के पीतल बनाने वाले को रखा था। इसलिए यह बात अब मजाक के रूप में मत क्या करिए, आप लोग गंभीरता से बात करिए। जब प्रदेश के विकास की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात थी, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं मुलायम सिंह जी की बात कर रहा हूं, अखिलेश जी की बात नहीं, 2003 से 7 वाली सरकार में आपने भी विकास परिषद बनाई थी, आपने दादरी का पावर प्लांट बनाया था जो टेक ऑफ नहीं कर पाया, आपने भी अंबानी को दिया था। तो ये कह के जनता के मन में एक वातावरण पैदा करने का प्रयास करना कि साहब अगर आपने कोई विकास की बात की तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको, जबकि मैं पूछना चाहता हूं कहां है दादरी का प्लांट भाई, उसके बाद 5 साल तो ये भी रह लिए अखिलेश जी, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो अब हम ये कहें कि आपने मुफ्त में उनको सैकड़ों एकड़ की जमीन दे दी, ये मैं कहना चाहता हूं। ये भी आरोप है कि सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी, या ये कहें कि प्रोजेक्ट फेल हो गया इसलिए वो मामला फंस गया। अब आप क्या कहेंगे, वो आप माफ कर दिए थे, बन नहीं पाया था इसलिए वो पैसा फंस गया। जवाब बाद में लूंगी, लेकिन पहले मैं तौसीफ अहमद खान को लूंगी। तौसीफ अहमद खान, आपसे भी वही सवाल है जो इस पूरी डिबेट का आधार है, जिस सवाल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। एक तरफ देश की आर्थिक सेहत, दूसरी तरफ जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि नेसेसरली फ्रीबीज नहीं है, उन दोनों के बीच किस तरह से संतुलन बनाया जाएगा, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ सियासी दिखाई देता है। आपने शायद खुद को म्यूट किया है तौसीफ, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी अदिति जी, चाहे आप उसे जन कल्याण योजना बताएं या फिर फ्री बीज बताएं, अगर इसका फायदा गरीबों को मिलता है, अगर इसका फायदा आम जनता को मिलता है, देश के नागरिकों को मिलता है जो मेहनत से काम करते हैं और सरकार से उम्मीद बिठाए रखते हैं, तो इससे मुझे समझ में आता है किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, और परेशानी नहीं भी है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ स्टार्ट किया तो उसके कंपटीशन में अगर योगी आदित्यनाथ भी डिक्लेयर कर दिए कि बस में राइड आपको फ्री मिलेगा, ट्विटर पे जाके फिर कहने लगे रक्षाबंधन के मौके पे भी आपको 48 घंटा टोटल फ्री मिलेगा, और ऐसे भी पार्टी के मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में अभी डाल के रखा है कि सीनियर वुमेन को फ्री मिलेगा, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। परेशानी तो वहां होती है जब एक गरीब राशन दुकान में जाता है, राशन का अनाज लेने के लिए उसे कहा जाता है कि 20 रुपए तुमको देना होगा, तिरंगा खरीदना होगा, क्योंकि फरमान, शाही फरमान आया है ऊपर से। वहां पे परेशानी होना चाहिए। भाई कोई गरीब है, अगर वो 20 रुपए का नहीं 2 रुपए का तिरंगा खरीद सकता है, वो 2 रुपए का तिरंगा खरीदेगा। आप कौन होते हैं फिक्स करने वाले? और अगर 20 रुपए टैक्स नहीं देगा गवर्नमेंट को तिरंगा के नाम पे, तो उसे अनाज नहीं दिया जाएगा। क्यों? उस तिरंगा को बनाने में कितना खर्च होता है? 20 रुपए खर्च होता है। और आप कैसे ये एक गरीब जो कि राशन दुकान में जा रहा है अपना अनाज लेने के लिए, जो कि उसका हक है, भाई सरकार तो अपने पॉकेट से नहीं देती, सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उद्योगपतियों से और मिडिल क्लास से, जो खुशी खुशी अपना टैक्स देते हैं। क्यों टैक्स देते हैं? ताकि देश के जो दूसरे नागरिक है, जो देश को एक परिवार के तौर पे देखते हैं। आप बताइए, एक परिवार में 5 बेटा है, 5 में 2 बेटा के पास ज्यादा पैसा है, 3 बेटा के पास कम पैसा है, तो वो बड़े भाई अपना पैसा नहीं देते थे माँ बाप को कि छोटे भाई को आप मदद कर दीजिए। ये बीच में बीजेपी क्यों आती है अड़ंगा लगाने के लिए? आप उसी पॉइंट पर लौटे जो हम सौरभ जी, हम और सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहे थे, आप भी उसी पॉइंट पर आए। आपने ये कहा कि अगर बड़े भाई के पास छोटे भाई से ज्यादा पैसा है तो बड़ा भाई छोटे भाई को दे दे। अब ऐसा तो नहीं है ना बड़ा भाई भी कहेगा कि मैं भी फ्री बीज लूंगा। ये इसी डिस्टिंक्शन की बात मैं करी थी। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो तौसीफ अहमद खान ने सवाल उठाया यहां पर, हालांकि वो इस डिबेट का कोर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट उठाया है और इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूं। आप हर चीज पर टैक्स लगाते हैं तो फिर वो राहत अगर जनता तक पहुंचती है तो उसमें क्या दिक्कत है? ये काउंटर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। हाँ, अब देखिए, बिल्कुल दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहला तो तौसीफ जी ये कह रहे हैं इनकी पार्टी में, इनकी सरकार में कितनी गरीब के लिए संवेदना है, जब करोड़ों रुपए के साथ एक डायरी निकलती है, उसमें क्या थे? मध्यम वर्ग के और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे थे ना, जो अपनी नौकरी के लिए कर रहे थे। इतने लाख रुपए इससे आ गया और इतने लाख रुपए आने वाले। ये होता है कि ये किन प्रकारेण सत्ता जब हाथ में आ जाए तो कैसे अपनी झोली भरना है,
यह एक अंतर होता है। इसीलिए आप देखिए ज्यादातर ऐसे पार्टियों ने, मैं इसमें किसी विशेष को नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ अकेले हम बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर जगहों पे राज्यों में जिन लोगों ने यह कार्य किए उसके बाद आप देख लीजिए उनके सत्ताधारी दल के परिवारों की संपत्तियां कैसे बढ़ी हैं, देख लीजिएगा। देखते देखते सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए उत्तर से दक्षिण तक। यह हुआ कि जनता को थोड़ा थोड़ा सा बांटो, एक बार वोट मिला फिर सारा करोड़ों रुपए अपने अंदर कर लो, उसमें कौन सा फर्क पड़ता है। यह एक अंतर होता है, इसलिए आपकी जो मंशा इसमें दिखाई पड़ती है। दूसरी बात जो आपने कही, अंतर तो बहुत साफ है, गरीबी की रेखा के नीचे वाले को देना है। और भी हम क्राइटेरिया बना सकते हैं कि साहब जो इनकम टैक्स नहीं पे होगा उसको दे सकते हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग में आएगा उसको यह सुविधा मिलेगी, मध्यम वर्ग वाले को यह सुविधा मिलेगी। यह बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये तो होना चाहिए। और ये तो आपने कहा बड़ा भाई छोटे भाई, तो मैंने तो अपनी बात की शुरुआत ही यहां से की थी। हमारे यहां तो यह कहा गया था साहब कि राजा वो होता था जो सबसे बड़ा दान देने वाला हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो या अन्य हो गरीबों के लिए। परंतु अगर आप ये कहेंगे कि हम सिर्फ इसलिए कि गरीबों को कुछ दिखाएंगे, सत्ता आएगी, फिर अपना खजाना भर लेंगे परिवार का, जो अनेक राज्यों ने उत्तर से दक्षिण तक किया है। और मैं दर्शकों से कहता हूं सबके जाके देख लीजिए, ये जितने परिवारवादी दल और ये जो दल बने थे इसमें अधिकांशतः क्षेत्रीय दल ही थे, सबकी संपत्तियां कैसे पड़ी है, 10-10 साल में सैकड़ों करोड़ के मालिक हुए, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो आप पर इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद का आरोप लगा रहे हैं, आप परिवारों की एक्सपोनेंशियल लेवल पर संपत्ति बढ़ने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज पूरे डिस्कशन में, ये सवाल खैर मेरा सिर्फ आप ही तक सीमित नहीं है, मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से भी ये सवाल लूंगी, इस देश की सियासत वोट सेंट्रिक ही दिखाई देती है जब फ्रीबीज की बात की जाती है, क्योंकि एम्पावरमेंट की बात तो नहीं हो रही है। अगर किसी को आगे बढ़ाना है तो उसे आप एम्पावर करेंगे ना, फ्रीबीज में तो आप उसकी निर्भरता आप पर बढ़ा रहे हैं ना। एम्पावरमेंट वर्सेस डिपेंडेंसी, उस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे एड्रेस करेंगे फिर? देखिए, कई लोग जो है विदेशों की चर्चा तो करते हैं, बट उनके बारे में, उन्होंने विदेशों के बारे में ना तो वो कभी जीवन में वहां रहे, ना उन्होंने कभी नौकरी की, ना ही वो वहां पे उनका कभी शोध हुआ, बस लोगों से सुन के विदेशों के बारे में जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं कुछ साल जो है अमेरिका के अंदर नौकरी करके आया हूँ। अमेरिका जैसे देशों में, कनाडा जैसे देशों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर सब जगह फ्री एजुकेशन दी जाती है और फ्री क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, फ्री हेल्थ केयर दिया जाता है। यहां तक कि मैं अमेरिका और कनाडा की आपको बात बताऊं, अगर कोई अनएम्प्लॉयड होता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट वेलफेयर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उसको लगभग $1500 सरकार घर बैठे देती है कि उसका घर परिवार चले। हालांकि उसकी शिक्षा फ्री है, उसकी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हैं। जिन देशों के अंदर प्रधानमंत्री जी घूमने जाते हैं और वहां को देखते हैं कि कितने डेवलप हो गए, मैं उन डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहा हूं, ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, महंगाई भत्ता देकर उनको आज डेवलप्ड नेशन बनाया है। उन देशों की मैं बात कर रहा हूं। और जहां तक कि एनपीए की बात जो मेरे बड़े भाई सुधांशु मित्तल जी ने बताई, मैं बड़ा हैरान हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 8 साल पहले जब एनपीए के ऊपर बहस होती थी तो यही सुधांशु मित्तल कांग्रेस को पानी पी पी के गाली देते थे कि इन्होंने एनपीए माफ कर दिए और फला उद्योगपतियों के माफ कर दिए। और कांग्रेस के जो मंत्री हुआ करते थे, जो टीवी पे आते थे, बिल्कुल सुधांशु मित्तल जी की तरह ही यही शब्दों की बोल करते थे कि ये एनपीए है, ये एनपीए नहीं है, ये बार-बार नाम गलत बोल रहे हैं मान्यवर। और एक बार नहीं, आप कई बार डॉक्टर त्रिवेदी, एक सेकंड जी, एक सेकंड दीजिए मुझे। कांग्रेस के मंत्रियों एक सवाल है सर मेरा, एक सवाल है, सुनिए सौरभ भारद्वाज जी, आपने यूएस का एग्जांपल दिया, आपने कनाडा का एग्जांपल दिया। सर, मैं भी चाहती हूँ मेरे देश में बेरोजगारी भत्ता मिले, मैं भी चाहती हूँ देश में, आपने सोशल सिक्योरिटी का जिक्र नहीं किया, मैं तो सोशल सिक्योरिटी का भी जिक्र करती हूँ। आपने यूएस और कनाडा का जिक्र किया, मैं यूरोप में रही हूँ सर। लेकिन क्या मैं अपनी इकोनॉमी पर उस तरह का बोझ आज की तारीख में बर्दाश्त कर सकती हूं? क्या मैं अपने देश की तुलना स्विट्जरलैंड से कर सकती हूं जहां मैं रह के आई हूं? आप उसको कस्टमाइज करेंगे ना सर, अच्छी बातों को कस्टमाइज किया जाता है, कट पेस्ट नहीं किया जाता, और इकोनॉमी की कंडीशन भी देखी जाती है। नहीं तो फिर मोदी जी ये बताएं, आप ये भी तो देखें कि यूएस की इकोनॉमी, जहां पर ये सारे आपने जिन वेलफेयर,
एक कॉन्टेक्स्ट है ना सर उसका, आप उस एक उन बेनिफिट्स को उठाकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लागू करने की बात करेंगे और इंडियन इकोनॉमी की जो हेल्थ है उसकी अनदेखी नहीं कर सकते ना, उसके कॉस्ट पर कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। अदिति जी अब मैं यही जानना चाहता हूं, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि 8 सालों से जब से वो आए हैं देश की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, हर चीज के अंदर जो है हमारी बढ़ोतरी हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, और फिर जब गरीबों को कुछ देने की बात आती है तो कहते हैं कि देश का दिवाला पिट गया है, देश की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। जब अदानी अंबानी और बड़े उद्योगपतियों का जो है एनपीए माफ करना होता है, कॉर्पोरेट टैक्स कम करना होता है, तो जो है इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाती है। तो दोनों तरफ से आप ढपली कोई ना बजा सकते हैं, एक ही तरफ मेरा से जो आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पर था, आप उसे मोदी जी पर लेकर चले गए। जवाब उस पर देना है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी यहाँ हाथ भी उठा रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने सौरभ भारद्वाज से भी कहा और मैं आपसे भी कह रही हूं सर, ये एम्पावरमेंट की बात है, ये डिपेंडेंसी बढ़ाने की बात नहीं है, ये सशक्तिकरण की बात है। उसके लिए कोई रोड मैप है पॉलिटिकल पार्टीज के पास? डॉक्टर त्रिवेदी, अच्छा मुझसे प्रश्न है? जी जी आप ही से। अच्छा सौरभ जी, एक नहीं, आप कम से कम आधा दर्जन बार मेरा, सौरभ जी आप आधा दर्जन बार मेरा नाम गलत बोल गए तो मैं संशोधन कर दूं, मेरा नाम सुधांशु त्रिवेदी है, आप लगातार मेरा नाम गलत बोलते चले गए। कोई सॉरी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया विदेश का, बिल्कुल आपने अच्छा उदाहरण दिया है। आपने जो बात कही है, विदेशों में जो लोग जॉब करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है एक सर्टेन समय तक, बिल्कुल मिलती है। परंतु ये बताइए, आपको पता है कि अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है और उनकी जीडीपी कितनी है? चलिए आपने विदेश में गए तो आज बताता हूं आपको, आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़िए। आज विश्व में डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे बेहतर भारत का है, हमारा केवल 65 पॉइंट समथिंग है। अमेरिका में जानते कितना? 116% है, जापान में 200% है। तो आज की आप जाके आईएमएफ की अगस्त की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसने कहा है महंगाई से ज्यादा बड़ा मुद्दा यह है कि अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है, एकदम अर्थव्यवस्था बैठ जाना जिसे कहते हैं वो हो सकती है। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हैं महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। इसके लिए मैं दर्शकों से कहता हूं कोई जाकर चेक कर ले, 23 नवंबर 2021 व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज, जिसमें लिखा है कि अपने रणनीतिक तेल भंडारों को हम पहली बार खोल रहे हैं मूल्य नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद जाके चेक कर ले 26 जुलाई 2022 अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज कि यह करने के बाद भी केवल 40 सेंट पर बैरल का कम हुआ दाम। चलिए कोई बात नहीं, अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना है 18%, जी सर। चाइना के जाने की संभावना है 20%, एक मिनट, साउथ कोरिया और जापान के मंदी में जाने की संभावना है 25%, यूरोपियन यूनियन की 50% और भारत की मंदी में जाने की संभावना 0% आंकी गई है। इसलिए जब आपने विदेश का अच्छा सा विषय निकाला तो इस सारे विषय को अच्छे से जानकारी ले लें। जब अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह दोनों पक्ष ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल गरीबों को देना चाहिए। परंतु यह भी बताइए, राज्य सरकारों का जो बिजली कंपनियों में बकाया है वो देती है क्या? जो नगर निगमों जिला पंचायतों में बकाया है वो देती है क्या? उसकी बजाय आप ये करने के बाद केंद्र से पैसा मांगते हैं। ठीक है, जवाब लीजिए सर, आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं। पहले डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद सौरभ भारद्वाज। पहले डॉक्टर अजीज खान। भाई बहुत शानदार। भाई एक तरफ तो आप अभी अदिति जी ने बताया कि साहब ये हमारे देश का जो इकोनॉमिक का हेल्थ कंडीशन है बहुत खराब है। मैंने आपने कहां से सुन लिया सर? नहीं, एक सेकंड। नहीं डॉक्टर अजीज खान, आपने कहां सुना? ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप ले जाते हैं डिबेट में, आप सुनते नहीं है सर। डॉक्टर अजीज खान, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है। आप यूएस की इकोनॉमी के साथ इंडियन इकोनॉमी को और उसके बेनिफिट्स को इंडिया में इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो अपनी इकोनॉमी को एक सर्टेन लेवल पर ले जाएंगे जहां पर आप इस तरह के भत्ते दे सकें। सर ये तो कॉमन सेंस है ना, इसके लिए राजनीतिक समझ की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक लॉजिक चाहिए और बेसिक कॉमन सेंस चाहिए। ये मैं समझ सकती हूँ कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज इन दिस कंट्री, समझ रही हूँ। आपकी मंशा समझ रहा हूँ, मुझे आप मेरी मंशा में समझिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मैं थोड़ी देर पहले पूछ रही थी, आप बता दीजिए लोन वेवर और लोन राइट ऑफ, बताया नहीं उस पे आपने। हम मानते हैं हमारा मुल्क जो है, अरे मुझे खुशी है कि हमारा मुल्क विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, $5 ट्रिलियन की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल खुश हूं। लेकिन जब गरीबों को देने की बात आती है तो साहब वो सब कहां गया? अरे हम कह रहे कंपटीशन करिए, आप गरीबों को अगर कुछ देने की बात आ रही है उनसे कंपटीशन करिए। वाकई में अगर इस मुल्क
का भला चाहते हैं आप तो गरीबों के लिए कंपटीशन करिए, उनको जो भी चीजें, जो भी फैसिलिटी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको दीजिए, फ्री स्वास्थ्य दीजिए, फ्री शिक्षा दीजिए, उनको जो भी और बेहतर कर सके उनके लिए बेहतर करिए। और अगर ये सब आप बेहतर करेंगे तब आप विश्व गुरु बनेंगे। हमारे देश के लोग अगर भूखमरी के कगार पे रहेंगे, हमारे तीन पॉइंट में बता दीजिए क्या करे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी। आप विश्व गुरु नहीं, 3 पॉइंट में बताइए। नहीं सर, ये सब बातें जो आप कह रहे हैं 5वीं कक्षा का छात्र भी बता देगा, ये लाइनें वो भी बोल लेगा। आप 3 पॉइंट में बताइए उन्हें फॉर्मूला, 3 पॉइंट में बताइए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये कि कैसे करें, ये कैसे बढ़ाए इकोनॉमी को। 3 पॉइंट में बताइए डॉक्टर अजीज खान। मैं कह रहा हूं आपने सारे रोजगार तो प्राइवेट हाथों में दे दिए, आपने अपने 3 मित्रों को दे बताइए दिया। सर रोजगार की क्या कदम उठाने डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी को। 3 पॉइंट में बचा नहीं, सुनिए नारे अरे आप प्रॉब्लम गिनवा रहे हैं सर, रोजगार प्रॉब्लम तो कोई भी गिनवा देगा, आप मुझे बताइए ना सोल्यूशन बताइए। 3 पॉइंट में चाह रही है, 3 पॉइंट में सोल्यूशन बताइए। मैं कंस्ट्रक्टिव डिबेट करती हूँ सर, मैं कंस्ट्रक्टिव डिबेट करती हूँ और मैं सुनती भी हूँ और सवाल भी पूछती हूँ। जल्दी से बताइए 3 पॉइंट में। 30 सेकंड है आपके पास, मुझे डिस्कशन क्लोज करना है। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से 3 पॉइंट में बताइए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को इनकी पार्टी क्या करे, बताइए। 3 पॉइंट इनकी पार्टी सबसे पहले रोजगार की संभावना तलाशे, रोजगार दे, जो मित्रों को दे दिया। सुनिए ना मेरी बात, जितने भी सरकारी संस्थाएं दूसरा मित्रों को दे दिया वापस ले ले। दूसरा पॉइंट, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन ये, अरे सुनिए ना, महंगाई कम करे, दूसरा कंडीशन। कैसे तीसरा कंडीशन जो हमारे, अरे कैसे कम करे, कैसे किया जाता है जब आप $5 ट्रिलियन की तैयारी। अच्छा ये आप ये सोल्यूशन बता रहे, पहले पॉइंट में कोई सोल्यूशन नहीं, दूसरे पॉइंट में कोई सोल्यूशन नहीं। मैं दर्शकों से चाहूंगी ध्यान से सुने राजनीति और सिर्फ राजनीति। तीसरा पॉइंट, ठीक है महंगाई कम करनी चाहिए इन्हें, ठीक है, ये नई बात बताई डॉक्टर अजीज खान, से पहले जनता नहीं जानती थी। तीसरा पॉइंट क्या है? महंगे में बेचते हैं। तीसरा पॉइंट जल्दी से, सस्ते में खरीद, सुन तो रहिए आप, सस्ते में खरीदते महंगे में, बेरोजगारी कम करें, सबसे बड़ी बात। अच्छा महंगाई बेरोजगारी उसके आगे तो बढ़िए। तीसरा पॉइंट, बेरोजगारी कम करें। सुनिए मेरी बात। नहीं सर, इतनी देर आप मुझे सुनाने में बिताएंगे ना, जिनके पास सोल्यूशन होती है ना, इकोनॉमिकल। जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो वर्ड्स के साथ भी इकोनॉमिकल होना चाहिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मुस्कुरा रहे हैं और सौरभ भारद्वाज 20 सेकंड ईच प्लीज। पहले सौरभ भारद्वाज, उसके बाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। अदिति मैं भी समझ आ गया, जनता को भी समझ आ गया होगा सोल्यूशन क्या दिया है डॉक्टर अजीज खान की पार्टी ने, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को अगर देश के हालात सुधारने हैं तो सबसे पहले तो देश के अंदर अमन, शांति, सुख, चैन का माहौल लाना पड़ेगा। ये जो लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और जो नफरत का माहौल है, इसको कम करना पड़ेगा। तभी आपके देश के अंदर इन्वेस्टर आएंगे, तभी आपका जो युवा है वो एक सकारात्मक चीज में जाएगा। दूसरी चीज, आपको बड़े बड़े अपने मित्र उद्योगपतियों का साथ ना देके छोटे और मंझले उद्योगों को, छोटे बिजनेसमैन को बढ़ावा देना पड़ेगा। मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आपको जो है प्रोत्साहन देना पड़ेगा। और तीसरा सबसे जरूरी ये है, आपको देश के युवा को मुफ्त और अच्छी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देके उसको सशक्त करना पड़ेगा। देश का युवा, देश का भविष्य अगर सशक्त हो जाएगा, वो देश को अपने आप आगे ले जाएगा। मोदी जी को और कुछ नहीं करना पड़ेगा। वैसे मैंने अपने इस डिस्कशन में एक बात देखी कि पूंजीपतियों को लेकर काफी प्यार है, पूंजीपतियों को लेकर काफी प्यार है, और इतना प्यार है कि अक्सर जो वो देश के लिए करते हैं हम उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। जैसे वो रोजगार सृजन नहीं करते, जैसे वो फैसिलिटीज क्रिएट नहीं करते, प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करते। ये अपने आप में मतलब राजनीति जिस तरह से नहीं, टाटा जैसे पूंजीपति तो बहुत बेहतर है। आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि CSR एक्टिविटीज में नहीं होती हैं ये बड़े पूंजीपति? सब पता है, टाटा बड़े नहीं सर, आप राजनीतिक आर्ग्यूमेंट के लिए जो एक नफरत क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए सर, उनके योगदान को भी जिस तरह से डिसमिस कर रहे हैं, जहां पे अनड्यू एडवांटेज की बात है वहां पर ये राजनीतिक आर्गुमेंट हो सकता है। लेकिन आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं कि सारे पूंजीपति जो है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक उद्योगपति को प्रधानमंत्री और दूसरे उद्योगपति को राष्ट्रपति बना वैसे एक बात फिर कह चलाना चाहिए देश। दर्शकों को याद दिला दूं कि पैसे वालों के प्रति क्या हिकारत दिखाने वाली ये पार्टी, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो 20,000 रुपए में एक कप चाय पिला रही थी। चाय पार्टी में एंट्री की फीस 20,000 रुपए थी। 20,000 रुपए की चाय तो दुनिया के महंगे डोनेशन वो समझ में आता है।